आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताएंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, किस लिए यूज की जाती है और इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिकल कर सकें। तो सबसे पहले सर, कंपोजिशन स्कीम है क्या? जैसे जीएसटी में दो तरह के डीलर होते हैं, एक होता है नॉर्मल डीलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। अगर मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मेरा टर्नओवर ज्यादा नहीं है और मैं जीएसटी के अंदर काम भी करना चाहता हूं, साथ साथ में कम से कम कंप्लायंस को फॉलो करना चाहूं, मेरे ऊपर हार्डशिप ना हो ज्यादा, तो उसके लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोलूं ना, तो बेनिफिट कम है लेकिन डिसएडवांटेज बहुत है, जिसके कारण कंपोजिशन स्कीम को कोई अडॉप्ट नहीं करता। एक बहुत बड़े कारण है जिसके कारण आप कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं करते। अगर मैं इंडिया की एवरेजन बताऊं तो 99% रेगुलर स्कीम में काम कर रहे हैं और 1% होंगे मुश्किल से जो कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहे हैं। बट हम लोगों को नॉर्मल का भी काम का आना चाहिए और कंपोजिशन का भी आना चाहिए। तो इसलिए आज हम आप लोगों के साथ एक टॉपिक लेके आए जिसके अंदर हम कंपोजिशन स्कीम को सीखेंगे। सर, कंपोजिशन स्कीम है क्या, कैसे यूज होती है और कैसे मिलती है? तो इसके अंदर हम बात करें तो टोटल हम इसके अंदर एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10, और रूल इसके अंदर होते हैं 3, जो 3 से 7 होते हैं। रूल इतने इंपॉर्टेंट तो हैं, होते ही हैं, लेकिन हम सेक्शन से भी अपना काम चला लेंगे। तो हम आज के सेशन में खाली सेक्शन को फॉलो करेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो सर, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये तो पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि अगर मैं नॉर्मल डीलर हूंगा तो मेरे पास क्या डिसएडवांटेज है। अगर मैं एक नॉर्मल डीलर हूं तो मुझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, मंथली रिटर्न भरनी है, रिफंड के लिए अप्लाई करना है और साथ साथ एनुअल रिटर्न भरनी है। साथ साथ मेरे ऊपर हो सकता है 0% टैक्स लगे, 3% लगे, 5% लगे, 12% लगे, 18% लगे, हो सकता है मेरे ऊपर 28% टैक्स लगे। मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में आता हूं तो, मतलब रेगुलर में आता हूं तो। अब मैं एक छोटा व्यापारी जिसका 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, क्या बताओ मैं कंप्लाइंस ही करता रहूंगा? क्या मैं हर महीने सीए के पास जाऊंगा कि सीए साहब मेरी रिटर्न भर दो? मैं हर बार एडवोकेट, हर बार प्रोफेशनल्स के पास जाके ये काम करवाऊंगा क्या? मेरा अपना बिजनेस करना है या ये करना है? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम छोटे बिजनेस हो। सर, छोटे बिजनेस का मतलब क्या होता है? सर, ये हाइट से बात कर रहे हैं क्या? सर, ये साइज का बात कर रहे हैं क्या? सर, ये वेट से बात कर रहे हैं या टर्नओवर? यहाँ पर गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारी का मतलब ना तो उसकी हाइट से, ना तो उसके साइज से और ना ही उसके वेट से, किससे बात की गई है? उसके टर्नओवर से। सर, कितना टर्नओवर की बात की गई? अगर मैं इतना छोटा व्यापारी होऊंगा तो मिल जाएंगे। आप लोग बताओ, आपकी नजर में छोटा व्यापारी कौन है? सर, वो बंदा जिसका 50 लाख का छोटा टर्नओवर है, 1 करोड़ या 1.5 करोड़। अगर हम बात करें तो छोटा व्यापारी वो है जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। क्लियर है? आइए साथ साथ इसके सेक्शन भी पढ़ते रहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सबसे पहले लिखता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कंटेरी कंटेन इन दिस एक्ट। कह रहा है कि अब तक तुमने जितने सेक्शन पढ़े सबको गोली मारो। मतलब जीएसटी में कोई भी सेक्शन, चाहे वो सेक्शन 9 हो, चाहे सेक्शन 7 हो, कोई सा भी सेक्शन हो,
ये सभी को ओवर रूल करता है, मतलब सभी को डिलीट करता है। लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंटेन कंटेरी इन दिस एक्ट, सभी चीज को इग्नोर करो और जो बातें मैं बोल रहा हूं यहां पर फॉलो करो। एंड बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 4, कह रहा है तुम सभी को डिलीट कर देना, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को डिलीट मत करना। इसका मतलब कुल मिला के वो आरसीएम को डिलीट नहीं करना चाहता। मतलब चाहे मैं एक रेगुलर डीलर हूं, चाहे मैं एक कंपोजिशन डीलर हूं, मुझे आरसीएम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर मैं आरसीएम को फॉलो नहीं करता तो मैं लॉ का वायलेशन कर दूंगा। मतलब गवर्नमेंट ने कहा तुम कंपोजिशन बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सारे एक्ट को छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सेक्शन को मत छोड़ना, सेक्शन 9 और सब सेक्शन 4। मतलब आरसीएम, चाहे आप रेगुलर डीलर हो और चाहे आप एक कंपोजिशन वाले हो, आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ऑफ सेक्शन 9, a registered person whose aggregate turnover in a preceding financial year does not exceed 50 lakh rupees। सर आप, इसने तो बोला अगर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर, मैं टर्नओवर का मतलब बता दूं, टर्नओवर मतलब होता है सेल। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से नीचे है, कितने से नीचे, 50 लाख से नीचे, तब आपको मिलेगा। पता है जब जीएसटी आया था ना, उस समय ये बातें बोली गई थी कि हम कंपोजिशन व्यापारी का मतलब ये मानते हैं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम। क्लियर है। लेकिन बाद में लोगों ने सोचा यार ये 50 लाख रुपए क्या होता है। एक छोटी दुकान वाला जो गांधीनगर जैसे एरिया में दिल्ली में बैठा है, 50 लाख रुपए की सेल तो 6 महीने में कर देता है, उसे तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं। तो उस केस में यहाँ पर नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड that the government may be notify increase the said limit of 50 lakh rupees to such higher amount not exceeding 1 crore rupees as may be recommended by the council। इसने साफ ये बात कह दी, क्या बात कह दी, कि हम चाहेंगे तो इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर देंगे, 1 करोड़ रुपए कर देंगे। ये गवर्नमेंट ने कहा था। और फिर गवर्नमेंट ने बाद में अपना जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट लाके 2018 इस लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया। तो आज आप में से जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर वो नॉर्मल स्टेट में हैं तो उनकी लिमिट 1.5 करोड़ रुपए नॉर्मल, जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन में बताया था, और जो स्पेशल कैटेगरी में है उनकी लिमिट अभी 1 करोड़ रुपए। अगर मैं एक नॉर्मल स्टेट में हूं तो 1.5 करोड़ रुपए, और अगर मैं एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हूं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करें तो वहां 1 करोड़ रुपए लिमिट है। मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम एन अमाउंट कैलकुलेट एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग। क्लियर। गवर्नमेंट ने इसका रेट भी बता रखा है। क्या बता रखा है? रेट। याद रखना कंपोजिशन में अगर तुमसे कोई कहे कि सर मुझे क्या कंपोजिशन मिल जाएगी अगर मेरा टर्नओवर 45 लाख है, तो आप कहोगे जी मिल जाएगी। किसी ने कहा मेरा टर्नओवर सर 74 लाख है, मिल जाएगी, आप कहना मिल जाएगी। किसी ने कहा मेरा टर्नओवर 101 लाख है, मिल जाएगी, कहना बिल्कुल मिल जाएगी। और किसी ने कहा सर मेरा टर्नओवर अगर 1 करोड़ 60 लाख है तो क्या मुझे कंपोजिशन मिल जाएगी? तो आप कॉमन सी बात है कहोगे नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट कंपोजिशन स्कीम। क्लियर। अब जब आप कंपोजिशन स्कीम लोगे तो आपको बेनिफिट क्या है? सबसे पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा, रिटर्न के कंप्लायंस कम हो जाएंगे। अब आपको मंथली रिटर्न नहीं भरनी, क्वार्टरली रिटर्न भरनी। कैसे रिटर्न भरनी? क्वार्टरली। साल में 4 बार रिटर्न भरनी है और एक लास्ट भरनी है एनुअल रिटर्न। बस इतना काम करना है। क्लियर है। साथ साथ आपको एक रिटर्न भरनी होगी जीएसटीआर 4, ठीक है, और साथ साथ
एक आपको फॉर्म भी भरना है जीएसटी पीएम CMP 08। क्लियर। अब GSTR 4 का नाम चेंज होके GST PMP 08 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इसे हम GSTR 4 के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और पता है इसमें टैक्स रेट डिसाइड है, टैक्स रेट इसमें डिसाइड है, या तो 1% लगेगा या तो 5% लगेगा। ठीक है, मतलब या तो 1% टैक्स लगेगा या तो 5% टैक्स लगेगा। सर 1% किसके ऊपर लगेगा वो अभी बताऊंगा, 1% किसके ऊपर लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखना कि 1 और 5% टैक्स लगता है। क्लियर। आ जाए अब कंपोजिशन में विशेष बात याद रखना है कि सारे लो को डिलीट कर दिया गया, मतलब सेक्शन 9 हर तरह के सेक्शन को डिलीट कर दिया गया, लेकिन सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 अभी भी है, जो हमें किसके बारे में बताता है, RCM के बारे में बताता है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। अगर हम बात करें तो टोटल मिला के इंडिया में 18 नॉर्मल स्टेट और 11 स्पेशल स्टेट है, और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से 2 को तो हम स्टेट मानते हैं और 5 को यूनियन टेरिटरी मानते हैं। तो टोटल मिलाकर 18 और 2 20, 20 और 5, ठीक है, टोटल मिला के 25 राज्यों को हम मतलब अगर कुल मिला के कहें तो इनके अंदर 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है, और इनके अंदर 1 करोड़ रुपए की लिमिट, और यहाँ भी 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है। टोटल मिला के अगर हम स्पेशल की बात करें तो वहां टर्नओवर 1 करोड़ रहेगा, और बाकी सभी स्टेटों में कितना रहेगा, 1.5 करोड़ रुपए। क्लियर है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखना, आप स्पेशल स्टेट होने के बाद भी हम इसमें से जम्मू एंड कश्मीर को हटा देंगे, हिमाचल प्रदेश को हटा देंगे और आसाम को, मतलब 11 में से 8 को स्पेशल माना गया है कंपोजिशन के लिए, और नॉर्मल माने गए 21। क्लियर। इस बात को विशेष याद रखना कि कंपोजिशन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर नहीं आता, हिमाचल प्रदेश नहीं आता और असम नहीं आता। क्लियर है। वो उसको नॉर्मल माना गया है, वो स्पेशल स्टेट, लेकिन कंपोजिशन के लिए वो क्या बन गए हैं, नॉर्मल स्टेट। क्लियर। सर अगर मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर में 1.60 लाख होगा तो कंपोजिशन नहीं मिलेगी, लेकिन सर मेरा टर्नओवर 80 लाख होगा तो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, चाहे आप मैन्युफैक्चर हो चाहे आप ट्रेडर हो। तो सर अगर मेरा टर्नओवर 60 लाख का होगा तब भी, आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से नीचे का होगा तो कंपोजिशन मिलेगी। लेकिन सर मेरे ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 1% लगेगा या 1 से ज्यादा लगेगा। अगर तुम यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ एक बात लिखी थी कि मे बी प्रेस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग, लिखा है 1% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन और स्टेट और टर्नओवर यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चर। कह रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चर होगे तो 1% से ज्यादा नहीं लगेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि 1 ही % लगेगा। जब जीएसटी आया था तब आपका CGST 1% लगता था और SGST आपका 1% लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इसको टोटल आधा आधा % कर दिया इस तरीके से। क्लियर है। चलें आगे बढ़े। तो याद रखना कंपोजिशन में अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप पर 1% मतलब आधा % CGST और आधा % SGST लगेगा। अगर आप ट्रेडर हो तो 1% आपके ऊपर लगेगा, जिसमें आधा % CGST और आधा % SGST। और अगर आप एक रेस्टोरेंट वाले हैं तो आप पर 2.5% CGST और 2.5% SGST टोटल टर्नओवर का देना पड़ेगा। अगर तुम 60 लाख का माल बनाते हो तो उस पर आपको 1%, आप 60 लाख का माल बेचते हो तो उस पर 1%, और आप 60 लाख का माल बेचते हो तो उस पर 5% आपको अपने टर्नओवर का गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये टर्नओवर खाली गुड्स के लिए या सर्विस के लिए। देखो पहले जब जीएसटी लॉ आया था तो वहां पर गुड्स की बात की गई थी कि आप गुड्स में काम करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन सर्विस में नहीं। लेकिन बाद में जीएसटी को अमेंड किया गया और कहा गया आप कंपोजिशन
गुड्स के केस में भी ले सकते हैं, सर्विस के केस में भी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, एक प्रेस्क्राइब परसेंटेज है। मतलब अगर मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जिसमें मैं गुड्स भी देता हूँ साथ साथ सर्विस भी करता हूँ, जैसे वो एसी लगी हुई है, अगर मैं आपको एसी की सर्विस देता हूँ, जैसे एसी खरीदते भी हो और मैं आपको इंस्टॉलेशन भी करवाता हूँ, तो उस केस में मैं गुड्स भी देता हूँ सर्विस भी देता हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका ऐसा बिजनेस है तब तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आगे बढ़े, लेकिन याद रखना विच एवर इज हायर, या तो 5 लाख या फिर 10% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज हायर। सर समझा नहीं। मान लो मेरा टर्नओवर है 45 लाख रुपए, इस 45 लाख रुपए में अगर मैं 5 लाख की सर्विस दे दूं तो चलेगा, या फिर इसका 10% जो दोनों में से ज्यादा हो, 4.5 लाख। तो दोनों में ज्यादा कौन है? 5 लाख। तो मैं 5 लाख तक सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा बिजनेस सर्विस का है तो मुझे नहीं मिलेगा। याद रखना गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम रखी है कि जो गुड्स और सर्विस दोनों बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस का हिस्सा है ना, वो उनके टर्नओवर का 10% ही होना चाहिए। और अगर आपका 10% से ज्यादा हुआ ना, तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्लियर है? 10% या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। ठीक है, जो इतने से हायर होगी उसमें 5 लाख तक आपको अलाउ है, कुल मिला के आप ये बात याद रखना। ठीक है, अब आगे चले, यहाँ पर आ जाते हैं। 1% मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट के लिए कितना परसेंट बोला है? 5%। लेकिन याद रखना रेस्टोरेंट उसकी बात कर रहे हैं जो पैराग्राफ 6B के अंदर आता है। 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ पर्सन इंगेज इन मेकिंग सप्लाई रेफर टू इन क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ द शेड्यूल सेकंड एंड। तो ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, और ट्रेडर के लिए इन्होंने बोला है 0.5%, मतलब आधा परसेंट सीजीएसटी और आधा परसेंट एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लाई। क्लियर है? आ जाए, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। ये तो पहली कंडीशन होगी। क्लियर है? लेकिन अब आपकी बड़ी बड़ी कंडीशन आती है जो आपको याद रखना है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। अभी तक आपको लगा कंपोजिशन में तो फायदा ही फायदा, 18% वाला प्रोडक्ट 1% पर टैक्स लगाकर देना है, लेकिन अब तुम्हें इसकी डिसएडवांटेज समझ आएगी कि कंपोजिशन की डिसएडवांटेज क्या है। कंपोजिशन में बस अभी तक देखो क्या सीखा, रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लायंस कम है, रिटर्न क्वार्टर ली जाएगी, GSTR4 भरेंगे, 1% मैन्युफैक्चर पर, 1% ट्रेडर पर, और मैन्युफैक्चर और रेस्टोरेंट वाले पर 5%, ये सीखा था। क्लियर? लेकिन अब सुनते जाओ, the registered person shall be eligible to opt under composition if। कह रहा है कि अगर ये सारी बातें तुम मानोगे तभी तुम्हें कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। he is not engaged in the supply of service other than supply referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 1। अगर तुम रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो जो पैराग्राफ 6 और क्लोज बी के अंदर रेफर, जो पैराग्राफ 6 और क्लोज बी के अंदर रेफर, मतलब आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, लेकिन अगर आपके रेस्टोरेंट में फ्रूट मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक मिलती है, हार्ड ड्रिंक मिलती है, हार्ड ड्रिंक मतलब अल्कोहल मिलता है, तो उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वैट लग रहा है, और गुड्स फ्रूट पर तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन हार्ड ड्रिंक बताओ, आप अल्कोहल बेच रहे हो, आप छोटे व्यापारी हो, अल्कोहल पे तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, अल्कोहल पर तो वैट लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम इस तरीके का कोई भी बिजनेस करते हो जिसमें आप हार्ड ड्रिंक बेचते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। क्लियर? इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लेना। तो यही बात लेगी। अच्छा, he is not engaged in making any supply of goods which are not liable to any under this act। अगर तुम ऐसे कोई गुड्स को बेचते हो जो जीएसटी की कैटेगरी में है ही नहीं, तो उसको कवर नहीं किया जाएगा, चाहे पेट्रोलियम आप बेचने का काम करते हो या फिर अल्कोहल। तीसरा पॉइंट,
ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर तुम क्या करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हो, सपोज मैं सेल करना चाहता हूं, मैं एक दिल्ली का बिजनेसमैन हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को यूपी बेचना चाहता हूं, पंजाब बेचना चाहता हूं या हरियाणा बेचना चाहता हूं, तो नॉट अलाउड। इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचने जाऊंगा तो कंपोजिशन स्कीम नहीं लगेगी। ये कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि यार हम जब दूसरे स्टेट में माल नहीं बेचेंगे तो फायदा क्या है स्कीम का, तो इसलिए कम से कम इस लोगों को कंपोजिशन स्कीम को लेते हैं। लेकिन अगर तुम दूसरे स्टेट से माल खरीदना चाहते हो तो अलाउड, मतलब अगर तुम सेल करते हो दूसरे स्टेट में नॉट अलाउड, लेकिन अगर तुम परचेज करते हो, क्या इनवर्ट सप्लाई करते हो, तो फिर तो आपको कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। मतलब दूसरे स्टेट से माल खरीदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में माल बेचने में दिक्कत है। आप समझना मेरी बात को कि दूसरे स्टेट में माल बेचने में दिक्कत नहीं है, दूसरे स्टेट में माल खरीदने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में माल बेचने में दिक्कत है। क्लियर है? आ जाओ। इसके बाद लिखा है is not engaged in making any supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। इसका मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं, मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे अमेजोन, जैसे मिंत्रा, जैसे उड़ान, जैसे स्नैपडील और जैसे और भी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इस तरीके का काम करते हैं, तो वहां पर जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, जितना सेल होगा उस पर 1% क्या कटेगा, टीसीएस कटेगा, जिस पर 1% सीजीएसटी होगा, 1% एसजीएसटी होगा। अब तुम कहोगे कि सर मुझे गवर्नमेंट को तो आधा आधा परसेंट देना है, आधा परसेंट रिफंड करो। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे लोगों को हम साइड ही करते हैं, क्यों, पहले ये 2% टैक्स देंगे और फिर 1% हमसे रिफंड मांगेंगे, हम ऐसे झंझटों में पड़ना ही चाहते। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम टीसीएस वाले हो या फिर अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्लियर है? आ जाए आगे। क्लियर? आगे चले, आ जाए। सिंपल, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं जिसका नाम है किस्मत आइसक्रीम वाला। मुझे मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्यों, क्योंकि जब मैं आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ ना तो मैं दूध जो लाता हूँ उस पर टैक्स नहीं लगता, और भी जो सामान लाता हूँ उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो मैं इसकी डंडी लाता हूँ ना इस पर तो टैक्स लगता है, मान लो 5%, इस पर 5% टैक्स लगता है। लेकिन जब ये बन जाती है ना तो इस पर 18% टैक्स लगता है। लेकिन मैंने सोचा यार मेरा तो 5% टैक्स बनता है, जब मैं बेचता हूँ तो 18% टैक्स लगता है, ऐसा करता हूँ ना, मैं कंपोजिशन में चला जाता हूँ। जब मैं कंपोजिशन में जाऊंगा तो मेरे तो मजे आ जाएंगे, मुझे 1% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, ये तो बल्ले बल्ले मजे आ गया। लेकिन वहीं एक अमूल आइसक्रीम वाला है, वो बड़े लेवल पर काम करता है, वो 100 रुपए की आइसक्रीम बनाता है, 18 रुपए टैक्स लेता है और 118 रुपए में बेचता है। ये बंदा क्या करता है, 100 रुपए की आइसक्रीम बनाता है, 1 रुपया गवर्नमेंट को देता है, 1 रुपए कॉस्ट आती है, और ये आगे 110 की बेच देता है। बताओ इसका कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, अमूल वाले का, जिसकी कॉस्ट ही 118 रुपए पड़ रही। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसे लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे जो इन 3 कैटेगरी में आते हैं। मतलब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे पान मसाला, टैबाको और आइसक्रीम प्रोडक्ट। तो अगर तुम इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी काम करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो इस बात को विशेष याद रखना कि अगर तुम पान मसाला, आइसक्रीम या फिर टबैको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी।
provided that where more than one registered person are having the same permanent account number issued under the Income Tax Act 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered person opt to pay tax under the that subsection। मैं बताता हूँ क्या ना क्या चाहता हूँ। आपको पता है जीएसटी में अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेना चाहूं तो ले सकता हूं। दिल्ली के लिए 07 मिलेगा, यूपी के लिए 09 मिलेगा, हरियाणा के लिए 06 मिलेगा और पंजाब के लिए 09 मिलेगा, 3 मिलेगा। मैंने सोचा मैं दिल्ली में नॉर्मल बन जाता हूं, हरियाणा में नॉर्मल बन जाता हूं, पंजाब में नॉर्मल बन जाता हूं, लेकिन यूपी में कंपोजिशन स्कीम ले लेता हूं। मेरा पैन नंबर सभी में सेम रहेगा। मेरा पैन नंबर सभी में सेम रहेगा, FSNPS4890C। ये पैन नंबर मेरा सभी में सेम रहेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इतने मूर्ख नहीं है कि तुम एक स्कीम में नॉर्मल में जाओ एक ही पैन नंबर पे और दूसरी में कंपोजिशन। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया या तो आप कंपोजिशन में चले जाओ डायरेक्ट, सीधा हम आपको मना नहीं करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट किस में चले जाओ, कंपोजिशन। मतलब या तो सभी को कंपोजिशन में ले जाओ या सभी को नॉर्मल में ले आओ। ऐसा मत करो दो को कंपोजिशन में रख रहे हो और दो को नॉर्मल में। क्या हम इस तरीके से काम करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा नहीं। तो गवर्नमेंट ने साफ ये बात कह दी कि अगर आप लोग ऐसी किसी स्कीम में आते हैं, अगर आप लोग ऐसी किसी स्कीम में आते हैं जो कंपोजिशन में जाना भी चाहते हैं, आप एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में रेगुलर में, तो आप नहीं जा सकते। आपको या तो रेगुलर या फिर कंपोजिशन ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे चलें, हम आगे आए तो यहाँ पर लिखा है 3 पॉइंट, द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the limit specified under subsection 1. The option availed of by a registered person under subsection 1 shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the limit specified under subsection 1। जैसे गवर्नमेंट ने तुम्हें जो स्कीम बताई है, अगर तुम उस स्कीम के अंदर हो तो ठीक, नहीं तो उससे बाहर हुए तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। मान लो मेरा दिल्ली में 50 लाख का टर्नओवर था, मेरा यूपी में 15 का और पंजाब में 80 का। तो आप देखो 50 लाख और 80 लाख 1 करोड़ 30 लाख और दोनों को जोड़ लो, कितना टर्नओवर होगा टोटल? 1 करोड़ 60 लाख। जिस दिन मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा सभी स्टेट का, मुझे उसी दिन कंपोजिशन स्कीम को छोड़ देना है। मान लो मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया 1/5 में और मैं नॉर्मल में था 25/3 तक, लेकिन 26 तारीख को मेरा टर्नओवर गवर्नमेंट की बताई हुई लिमिट से ऊपर हो गया, तो मुझे 26 तारीख से ही अपने आप को कंपोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, उसी समय जिस दिन मैं गवर्नमेंट की बताई हुई लिमिट से ऊपर चला जाऊंगा तब। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? क्या आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जैसा कि आप जानते हैं जब मैं कंपोजिशन स्कीम लूंगा तो परचेज करते वक्त मैं जो भी टैक्स देकर आऊंगा, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा या 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उस पर 18% गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब सबसे बड़ी तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली तो माल खरीदते वक्त
जो भी आप टैक्स का पैसा उस शॉपकीपर को देकर आओगे वो आपकी कॉस्ट बन जाएगा। अब आपका माल 1 लाख रुपए का नहीं है, 1,18,000 रुपए का है। बताओ क्या फायदा कंपोजिशन का कि माल खरीदते वक्त जो भी मैं टैक्स दे के आऊं वो मुझे नहीं मिलेगा, और साथ साथ जब मैं 1 लाख रुपए का माल बेचूंगा तो मैं उस पर 18% टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। टैक्स नॉट चार्ज, इसका मतलब माल खरीदते वक्त जो टैक्स दे के आऊंगा मुझे मिलेगा नहीं, और सेल करते वक्त जो बेचूंगा उस पर मैं टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकता। और फिर मेरे जितना भी टर्नओवर होगा, जितना ही मेरा टर्नओवर होगा उसका 1% मुझे अलग से देना पड़ेगा। मतलब दो तरफ से गवर्नमेंट ने मुझे मार दिया। पहला, परचेस करते वक्त जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा वो रिफंड नहीं होगा। दूसरा, जब मैं माल बेचूंगा तो टैक्स मिलेगा नहीं, लेकिन जितना सेल करूंगा उसका 1% मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने, कहते हैं, इधर से कान ना पकड़ के पूरा घुमा के कान पकड़ा ताकि आपको पता भी ना चले और आपका कान भी पकड़ लिया जाए। क्लियर? अब जब तुम कंपोजिशन बन गए हो और आपको पता है कि मुझे अपने टर्नओवर का 1% मैन्युफैक्चर के केस में, 1% ट्रेडर के केस में और 5% रेस्टोरेंट के केस में। लेकिन अब आती है रिटर्न की बात। अगर आप एक कंपोजिशन वाले हो तो आपको GSTR4 या फिर GST COMP0408 भरना है, जो क्वार्टरली जाएगा। जो क्या जाएगा? क्वार्टरली। मतलब आपको एक रिटर्न भरनी है GSTR4 या GST COM08 भरनी है। ये आपकी क्वार्टरली जाएगी और आपको जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके 18 तक अपनी रिटर्न भर देनी। मतलब सपोज दैट पहली क्वार्टर कब स्टार्ट होती है? अप्रैल टू जून, इसकी 18 जुलाई तक। ठीक है, क्वार्टर टू, ठीक है, जुलाई टू सितंबर, कब? 18। क्वार्टर थ्री, सितंबर टू दिसंबर, 18 जनवरी। और क्वार्टर फोर, जैन टू मार्च, और वो 18 अप्रैल। क्लियर? आ जाए। अगर आप कंपोजिशन हो तो आपको नॉर्मल तो टैक्स पे करना ही पड़ना है। अगर इंटरेस्ट बनेगा तो वो भी करोगे, पेनल्टी बनेगी तो वो भी करोगे आप। क्लियर? जब आप अपना बिल बनाओगे तो बिल के ऊपर आज के बाद कभी टैक्स इनवॉइस नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों से बिल नहीं, टैक्स नहीं ले सकते, तो इसलिए जब भी तुम किसी को बिल काट कर दोगे तो आप अपने बिल के टॉप पर लिखोगे बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिखोगे? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस बात को विशेष याद रखना कि जब भी तुम किसी को माल बेचोगे तो उसके बिल पर लिखोगे बिल ऑफ सप्लाई, और साथ साथ बिल के ऊपर ये भी लिखोगे कि आई एम ए कंपोजिशन पर्सन एंड आई डू नॉट कलेक्ट टैक्स टू कस्टमर। मतलब आपको अपने बिल के ऊपर तो ये लिखना ही लिखना है कि मैं एक कंपोजिशन हूँ। बिल काटोगे तो बिल के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखोगे टैक्स इनवॉइस के ऊपर, और नीचे लिखोगे कि आई एम ए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड डू नॉट कलेक्ट टैक्स टू कस्टमर। इस बात को विशेष आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कंपोजिशन वाले तो आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करोगे, बिल पर जो चीज बताइए वो भी मेंशन करोगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है जो हमेशा आप सभी को परेशान करेगा। मिस्टर एक्स एक प्रोविजनल स्टोर चलाते हैं, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो किराने की शॉप चलाते हैं। ये दो प्रोडक्ट बेचते हैं। एक प्रोडक्ट पी बेचते हैं जो इन्होंने टैक्सेबल है और साल में 40 लाख का माल बेचा। एक प्रोडक्ट ये क्यू बेचते हैं जो एग्जेम्प्टेड 30 लाख का माल बेचा। अब आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट हमसे 30 लाख पर टैक्स लेगी या फिर 70 लाख पर टैक्स लेगी? आप मुझे बताओ, बोलो। मान लो सामने वाला ट्रेडर है, उस केस में आप क्या करोगे? आप 40 लाख पर टैक्स लोगे या फिर 30 लाख पर? सर कॉमन सी बात है, हम किस पर लेंगे? 40 लाख पर टैक्स लेंगे, ना कि 70 लाख पर, क्योंकि एग्जाम पर टैक्स नहीं लगता। अगर तुम यहाँ पढ़ोगे इस सेंटेंस को तो ध्यान से समझ आता आपको। क्या लिखा हुआ था? 1% इसका
ट्रेडर का पढ़ो। 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लायर। ठीक है, अदर मतलब ट्रेडर। तो अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो तो उस केस में आपको किस पर टैक्स देना है? ओनली टैक्सेबल पर। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आपको 70 लाख पर देना है। कितने पर? 70 लाख पर देना है। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ एक वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ो। 1% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चर। अगर आप एक मैन्युफैक्चर हैं तो उस केस में आपको अपने टोटल टर्नओवर पर टैक्स देना पड़ेगा। साफ सीधी बात ये है। आ जाए, एक यहाँ कहीं लिखा होगा, ये पढ़ें, देखिए ध्यान से। मैन्युफैक्चर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, आइसक्रीम, पान मसाला एंड टबैको। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, क्या लिखा है? 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पढ़ोगे ट्रेडर में तो 0.5% of the turnover of a taxable supplies of goods in the state और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर यहाँ पर टोटल टर्नओवर की बात कर रहा है और यहाँ पर ओनली टैक्सेबल की, तो विशेषकर इस बात को मेरी ध्यान में रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक प्रोविजनल स्टोर वाले हैं तो उस केस पर आपको टैक्सेबल पर अपनी सेल का टैक्स देना है। और अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो 70 लाख पर देना है, चाहे आप एग्जेम्प्ट गुड्स बनाते हो चाहे फिर आप टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया नॉर्मल स्कीम में, मान लो मैंने 10/4/2019 को रजिस्ट्रेशन लिया नॉर्मल में, लेकिन अब मैं नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने कहा तुम टैक्सेबल से किस में जाना चाहते हो? एग्जेम्प्ट में जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल जाओगे। मतलब अगर गलती से मैंने नॉर्मल स्कीम ले ली तो मैं इस साल तो नहीं जा सकता, लेकिन अगले आने वाले सालों में जा सकता हूँ। लेकिन मुझे फिर मार्च महीने में गवर्नमेंट को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट कि मैं नॉर्मल में कंपोजिशन में जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुमने कंपोजिशन में जाना है, मतलब तुमने रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में ले लिया लेकिन तुम नॉर्मल में जाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन मन हो उस दिन तुम कंपोजिशन से नॉर्मल में आ जाओ। गवर्नमेंट कंपोजिशन से नॉर्मल में जाने के लिए जिस समय कहोगे उस समय आ जाओ। आपने कहा मैं 1/7 को आना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने आ जाओ, लेकिन विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आप अप्लाई कर देना। मतलब आपने 1/7 को इच्छा जाहिर करी कि सर मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने कहा आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना और साथ साथ अपने स्टॉक की डिटेल बना लेना कि आपके पास कितना स्टॉक है जिसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिला। क्लियर है? इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आ गया। और अगर जिस दिन आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जाओगे तो उस समय एक आपको आईटीसी 03 भरना पड़ेगा और इसको 90 दिन के अंदर तैयार रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल में थे तो तुमने टैक्स ले लिया होगा, टैक्स का आईटीसी ले लिया होगा ना। जब तुमने गवर्नमेंट का आईटीसी ले लिया तो वापसी भी तो करोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन तुम नॉर्मल से कंपोजिशन में जाओगे तो उस समय एक फॉर्म बनाना जिसका नाम होगा आईटीसी 03 और 90 दिन में हमें स्टॉक की डिटेल दे देना और फिर आप कंपोजिशन में अगले साल से चले जाना। क्लियर है? अगले साल से चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई तो चलें आगे आ जाए। अब यहाँ पर 2 पॉइंट लगे हुए हैं, अब 2 बचे हुए हैं हमारे। एक हमारा बचा हुआ है कौन सा? चौथा।
A taxable person to whom the provision of subsection 1 apply shall not collect any tax from the recipient on supply made by him or shall be entitled to any credit, और वो किसी भी क्रेडिट लेने के लिए entitled नहीं है ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? सिंपल सी बात है, मैं सेल करते वक्त लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और परचेज करते वक्त जो भी गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा उसका मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव हो गया आप लोग का वायलेशन कर रहे हो, तो वो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। मतलब तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर तब भी तुम कंपोजिशन में हो, तो जिस दिन पता चलेगा प्रॉपर ऑफिसर को उस दिन तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सेक्शन 10 था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम के लिए था। अगर आप एक छोटे व्यापारी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है नॉर्मल स्टेट में, और अगर आप स्पेशल स्टेट में और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1 करोड़ से कम है तो आपको मिल जाएगी। कंपोजिशन स्कीम के अंदर बेनिफिट ये है कि हमें रिटर्न क्वार्टरली भरनी पड़ेगी, कंप्लायंस कम होंगे और हमें मैन्युफैक्चरिंग में 1%, ट्रेडर में 1% और रेस्टोरेंट में 5%। लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट हूं तो उस केस के अंदर मैं हार्ड ड्रिंक नहीं बेच सकता। क्लियर? अगर मैं मैन्युफैक्चर हूं तो पान मसाला, टबैको और आइसक्रीम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। मैं दूसरे स्टेट माल नहीं बेच सकता, लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, लोगों को जो टैक्स दे के आऊंगा मुझे उसका आईटीसी नहीं मिल सकता। अपने बिल के टॉप पर मैं बिल ऑफ सप्लाई लिखूंगा, साथ साथ नीचे मेंशन करूंगा आई एम ए कंपोजिशन एंड डू नॉट कलेक्ट टैक्स। क्लियर है? साथ साथ जिस दिन मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा मुझे कंपोजिशन स्कीम छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैं कंपोजिशन स्कीम छोड़ूंगा मुझे एक फॉर्म भरना पड़ेगा आईटीसी 0। तो ये बहुत सारी आपके पास रिस्ट्रिक्शन है अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, और यही रीजन है कि आज 1% से कम लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं। लेकिन हमारा फर्ज है आपको सिखाना, तो हमने आज आपको कंपोजिशन से रिलेटेड हर एक प्रोविजन को क्लियर कर दिया। लेकिन याद रखना अगर तुम किसी ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हो कंपोजिशन वाले तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करें आरसीएम में। क्लियर है? वहां रियायत नहीं है आपको कि आप तो अपने माइंड को सेट करके बैठे हैं कि मैं अगर कंपोजिशन वाला हूं तो मुझे 1% देना, नॉट। अगर आप आरसीएम की सर्विस लेते हैं तो ट्रांसपोर्टर पे 5% है और बाकी जितनी सर्विसेज सबका अलग अलग टैक्स है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और उसी रेट से जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करें। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।